अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं अपना मुंबई एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुंबई में मैंने एयरपोर्ट पे मैंने 5 घंटे गुजारे। मेरी इस्तांबुल से फ्लाइट थी इंडिगो की थ्रू ढाका के लिए, और मैंने क्या देखा, क्या मैंने महसूस किया, ये मैं आपके साथ बेसिकली शेयर करने जा रहा हूँ। और आपको मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि बहुत अरसे से मेरा ये दिल था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया का वीज़ा ले लूँ और इंडिया जाऊँ, इंडिया को विज़िट करूँ और इंडिया में जो है वीडियोज़ बनाऊँ और इंडिया के लोगों से मिलूं और वहां पे जाके एक्सप्लोर करूं। लेकिन अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है इंडिया जाने की, और मैं जो है इंडिया नहीं जाना चाहूंगा बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। वो क्योंकि मैंने जहन में चीज बनाई थी उस तरह नहीं है इंडिया, और ये मुझे एयरपोर्ट पे ही पता चल गया छोटा मोटा एक्सपीरियंस करने के बाद कि लोगों की मेंटेलिटी कैसी है वहाँ। तो इसलिए जो है अब मेरा वहाँ पे जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये अलग बात है कि कोई ज़रूरी चांस बना किसी हवाले से जाने के लिए, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल कोई ख्वाहिश नहीं है इंडिया जाने की। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मुंबई एयरपोर्ट के हवाले से कि मुंबई एयरपोर्ट वैसे तो बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है। जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसकी बहुत सारे उसमें फैसिलिटीज है, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, शॉप्स है, फूड कोर्ट एरिया है, ग्रीनरी उन्होंने की हुई है, तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने सारी चीजें बनाई हुई है। लेकिन ये दुनिया का मेरे ख्याल से वर्स्ट एयरपोर्ट है फॉर प्रोसेसिंग, यानी जो आपका वो है ना, क्योंकि मैं तो इमिग्रेशन के सामने नहीं गया हूँ तो इमिग्रेशन के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा जो उनका सिक्योरिटी का चेक है और जो एयरलाइन स्टाफ है जो चेक इन का काम करता है। तो इस हवाले से ये दुनिया का मैं इसको वर्स्ट एयरपोर्ट कहूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये लोगों के साथ, इसका जो स्टाफ है तो रेसिस्ट भी है ये बेसिकली ना। तो इस हवाले से मैं इसको दुनिया का वर्स्ट एयरपोर्ट और मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस में करार दूंगा मुंबई एयरपोर्ट को। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मेरी इस्तांबुल से फ्लाइट थी, इंडिगो एक एयरलाइन है, ये लो कॉस्ट एयरलाइन है बेसिकली, और चीप एयरलाइन है, जैसे फ्लाई दुबई है या एयर एशिया वगैरह है। तो हमारी फ्लाइट थी कोई 5-6 घंटे की इस्तांबुल से इंडिया का जो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां के लिए हमारी फ्लाइट थी, और फ्लाइट बड़ी स्मूथ गुजरी, बड़ी अच्छी गुजरी। इंडिगो एयरलाइन जो है उसकी जो एयरक्राफ्ट है वो बड़े अच्छे है। 777 में मैंने ट्रेवल किया इस्तांबुल से मुंबई के लिए, वो तो फ्लाइट बड़ी अच्छी थी, ठीक है, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे खाना वगैरह नहीं देते क्योंकि वो बहुत चीप एयरलाइन है ना बेसिकली, तो एयरलाइन में तो मुझे कोई इशू नहीं। अब जैसे आप लैंड करते हो, आप निकलते हो टर्मिनल में एंटर होने के लिए। अब टर्मिनल के अंदर इशू क्या है कि नॉर्मली जब आपकी ट्रांजिट किसी भी एयरपोर्ट से आप फ्लाई करोगे एज अ ट्रांजिट पैसेंजर, दुबई एयरपोर्ट, कोलालमपुर, बैंकॉक, व्हाटएवर, तो आप सीधा जाते हो ट्रांजिट एरिया में, और वहां पे लिखा होता है कि ट्रांसफर के लिए इस तरफ जाए और अराइवल के लिए इस तरफ जाए। तो आप ट्रांसफर वाले एरिया में जाते हो। कुछ एयरपोर्ट्स पे तो सिक्योरिटी भी नहीं होती, कुछ पे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दोबारा होती है कि आप अपना सामान जो आपके पास हैंड लगेज है उसको क्रॉस करा के निकल जाते हो आगे ट्रांजिट एरिया में। फिर ट्रांजिट एरिया में आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, शॉप्स मिलते हैं, वाईफाई मिलता है, लाउंजेस मिलते हैं, ड्यूटी फ्री मिलता है, व्हाटएवर, एंड यू स्पेंड योर टाइम एंड यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट। एक्चुअली कभी कभी आपके पास 2 घंटे होते हैं, कभी 5 घंटे होते हैं, कभी 10 घंटे भी होते हैं। तो 10 घंटे गुजारने के लिए आपको एक्सप्लोरेशन के लिए एरिया चाहिए होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है तमाम एयरपोर्ट्स पे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं है मेरे भाई। जैसे ही आप जाते हो, लैंड करते हो, एंटर होते हो टर्मिनल में, तो एक छोटा सा एरिया है, उसमें ये लोग आपको घेर लेते से मुराद ये है कि उसी में आपको पुश कर देते कि यहीं पे आपने रहना है। अगर आपकी आगे की फ्लाइट जो है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे के बाद है तो आपने वहीं पे रुकना है। सिर्फ इंडिया के लोग जो इंडिया में एंटर होंगे या जो कोई भी एंटर होगा, इंडिया में वीजा होगा, वो जा सकते। बाकी ट्रांजिट वाले पैसेंजर्स उधर ही फंस जाएंगे एक छोटे से एरिया में। आपके लोग, ये वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटा सा एरिया है, जैसे 2-3 कमरों को आप मिला के छोटा सा एक एरिया है, तो उसके अंदर आपको ये वो कर लेते हैं। और ये सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट की बात नहीं है, वहां पे एमिरेट्स की फ्लाइट की भी थी, इंडियन एयरलाइन की भी थी, मतलब 2-3 एयरलाइंस, 4 एयरलाइंस के बंदे बैठे हुए हैं, एक बैठी हुई है वहां पे काउंटर पे, और आप सबको इस जगह पे उसने घेर के रखना है कि आपने यहाँ पे रहना। और ये कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट वाली भी बात नहीं है, मेरे पास तो टर्किश पासपोर्ट था, और उसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से भी मैं एक बात बताता हूँ आपको। लेकिन मेरे पास टर्किश पासपोर्ट तो बहुत सारे और जो लोग थे वो कोई उसमें गोरे भी थे, उसमें बंगाली भी थे, उसमें जापानीज भी थे, उसमें थाईलैंड के लोग भी थे, मलेशिया की भी थे। तो सबके सामने मुंबई एयरपोर्ट का मजाक बन गया था, और मैं आपको बताता हूँ कैसे मजाक बन गया था। तो इस जगह पे आपको घेर लेते और कहते कि यहीं पे रुको। जब 3 घंटे या 2.5 घंटे रह जाते हैं आपके फ्लाइट में, उसके बाद आपको जाने देते हैं ये लोग। आपके कोई पेपर होता है इनके पास, उसमें देखते हैं कि आपका नाम है या नहीं है, फिर आपके बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगाते हैं, फिर आपको कहते हैं ठीक है आप जाओ, फिर आप सिक्योरिटी को क्रॉस करते हो और फिर आगे टर्मिनल में एंटर होते हो, जो ट्रांजिट एरिया है बेसिकली, राइट। अब यहाँ पे इशू क्या है, ये एरिया जो है इसमें बैठने के लिए 25-30 लोगों के बैठने की जगह है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे मैंने जो जिस टाइम देखा तो ऑलमोस्ट कोई 200-300 बंदे जो
है जमा हो गए थे एंड में, तो काफी रश वाला एरिया ये बन गया था और इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वाईफाई वहाँ पे नॉर्मली नहीं चलता, लेकिन उन्होंने एक कियोस्क बनाया हुआ है जिससे वाईफाई का पासवर्ड मिल जाता है 1-2 घंटे के लिए। लेकिन वहाँ पे इन्होंने क्या रेसिज्म की हुई है कि बाकी पासपोर्ट वालों को तो वो निकल के आ रहा है जो वाईफाई है, लेकिन टर्किश पासपोर्ट पे बहुत सारे और भी टर्किश बंदे थे मेरे साथ, टर्किश पासपोर्ट पे वाईफाई का पासवर्ड नहीं निकल रहा था। वो एरर देता था कि भाई ये पासपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है या जो है ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। फिर मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ट्राई किया तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी उसने वही एरर दिया जो टर्किश पासपोर्ट पे दिया। फिर मैंने एक बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि मेरी ढाका की फ्लाइट थी तो उन लोगों की भी ढाका की फ्लाइट थी, तो बांग्लादेश के पासपोर्ट वाले ने जब अपना पासपोर्ट रखा, एक ने नहीं मल्टीपल लोगों ने, उस पे भी यही एरर। तो 3 पासपोर्ट्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्किश जो पासपोर्ट है, इन 3 पासपोर्ट्स पे वहां पासवर्ड नहीं निकल रहा था और सेम एरर देता था। ऐसा लगता था जैसे सिस्टम में किसी ने फीड किया हुआ है कि ये 3 पासपोर्ट आए तो इनको जो है आपने ये वाला एरर वाला मैसेज देना है। बाकी कोई भी थाईलैंड के बंदे ने डाला, इंडोनेशिया के बंदे ने लगाया, मलेशिया के बंदे ने लगाया पासपोर्ट, अंग्रेजों ने लगाया, सब ने लगाया, उस पर निकल आ रहा था। तो इन लोगों की मेंटेलिटी आप इससे अंदाजा लगाओ कि ये इतने लूज माइंड और कितने क्लोज माइंड के लोग हैं। इनका अंदाजा आप लगाओ कि कितने बड़े, मतलब किस दुनिया में ये रह रहे हैं कि इतने ज्यादा इस लेवल पे ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं पासपोर्ट के बेस पे और एक इथनिसिटी के बेस पे। फिर क्या हुआ जनाब के वो लड़की जो एयरलाइन वाली है वो 3 घंटे हमारी फ्लाइट में रह गई, तो फिर उसने वहां पे हमें ओके कर दिया कि आगे जाए, अब सिक्योरिटी से गुजरना होगा। जब हमें ओके किया तो आगे हम सिक्योरिटी जगह पे गए ना। सिक्योरिटी यानी कि जहाँ पे वो स्कैनर वगैरह होता है, उससे आपका सामान स्कैन होता है और एक वो मशीन होती है ना जिसमें आप मेटल डिटेक्टर जो होता है उससे गुजरना होता है। असल ड्रामा वहां पे हुआ, उसकी भी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। वहां पे इनके जो इंडिया के वो है ना कुछ यूनिफॉर्म के अंदर, जैसे आर्मी टाइप की यूनिफॉर्म या सिक्योरिटी जो पुलिस टाइप यूनिफॉर्म होता है वो पहना होता है इन लोगों ने, और वो एक्सरेज भी चेक करते हैं और वैसे वो मेटल डिटेक्टर भी चेक करते हैं और वैसे भी आपको तलाशी लेते हैं जब आप गुजरते हो मेटल डिटेक्टर से। वहां पे लिटरली यार अंग्रेज और जो मलेशिया और थाईलैंड के लोग थे, मतलब लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट थी सिंगापुर के लिए, चाइना के लिए, इधर उधर के लिए, हांगकांग के लिए, वो लोग लिटरली एक बार नहीं कोई 10 बार हंसे होंगे इन लोगों के ऊपर जो वहां बैठे हुए थे सिक्योरिटी वाले। इन पे मजाक बन गया था वहां पे लिटरली। लाजमी बात है, ये तो मेरे साथ, मैं तो एक ही बार वहां से गुजरा हूँ, लोगों के साथ तो ये बार बार होता होगा, और मैं जो है गलती से भी दोबारा वहां से फ्लाइट नहीं लूंगा, क्योंकि लिटरली यार सर दर्द वाला वो अमल है वहां पे। तो लोग क्यों हंस रहे थे उनपे? क्योंकि भाई एक एक बंदा 20-25 मिनट लगा रहे थे एक एक बंदे के ऊपर, यानी एक बंदे का गुजरना। सामान लोग 12, आप किसी भी एयरपोर्ट पे होते हो, चाहे आप डायरेक्ट फ्लाई कर रहे हो या ट्रांजिट हो रहे हो, मशीन में सामान रखते हो, सामान वहां निकल आता है, आप जाते हो सीधा मेटल डिटेक्टर से ओके लेट्स ओके जाओ। यहाँ पे क्या था कि आपने सामान रखा, सामान 20-25 मिनट वेट करेगा, फिर जाएगा, फिर उसके बाद आप जाओगे, फिर जब आप जाओगे वो कहेगा यार इसमें तो चार्जर है, वो चार्जर निकाल दो, चार्जर निकालोगे फिर डालोगे, फिर वो कहेगा यार इसके अंदर तो वो है क्या कहते हैं बैटरी है किसी चीज की, या जो है अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज होगी ना, तो वो कह रहे वो दोबारा निकालो। तो इस तरह बंदा वापस आएगा, फिर जाएगा, और सामान इतना स्लो मशीन, और कभी कभी 3 बार मेरे सामने मशीन खराब हुई है, मुकम्मल बंद हो गई है मशीन। फिर उन्होंने कहा वेट करो, हम मशीन दोबारा रिस्टार्ट करेंगे, फिर जो है ना इसको लेकर जाएंगे। तो मतलब लिटरली यार लोग हंस रहे थे, गोरे हंस रहे थे। मैं तो खुद चलो मैं तो खामोश था, मैंने कहा यार चलो कोई मसला नहीं है, हमारे भी मुल्क में थोड़े बहुत इस तरह के मसले होते हैं, लेकिन गोरे हंस रहे थे। इस पर बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि यार गोरे इन लोगों के ऊपर हंस रहे हैं और इन लोगों को जो है ना बुरा भला कह रहे कि यार ये किस तरह के लोग हैं, कितने डीट लोग हैं ये, और कितने सुस्त हैं। और वो लोग खुद भी हंस रहे थे, जो सिक्योरिटी वाले खुद भी हंस रहे थे और लोगों पे चिल्ला रहे थे, खासतौर पे बांग्लादेश के जो लोग थे, क्योंकि उनकी फ्लाइट थी आगे, उन पे वहां से चिल्ला रहे, गालियां दे रहे कि यार हट जाओ यहाँ से, मत आओ। एक मेला बन गया था वो जगह, एक वो धक्कमपेल वाली जगह नहीं होती, उस तरह की सिचुएशन हो गई थी। तो मेरे भाई वहां पे सिक्योरिटी की लाइन में, छोटी सी लाइन थी और उसमें 2 घंटे लगे हैं उसको क्लियर करने में मुझे। कैसे कि दूसरे कंट्रीज में ये होता है कि आपको बोलते हैं कि भाई कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कैमरा हो, मोबाइल हो या लैपटॉप, वो निकाल के रख दो अलग ट्रे में और सामान जो है आप अलग से रख दो। मैंने वो उनके बताने से पहले ही किया, क्योंकि मैं देख चुका था सारी सिचुएशन। जब बैग गया, मैं भी बाहर गया, तलाशी हुई, सब कुछ हुआ, तो वहां पे वो बंदा कह रहे कि नहीं ये इससे सारी चीजें निकालो, चार्जर भी निकालो, कोई भी केबल हो वो भी निकालो। केबल सारे निकाल दिए। अब कहीं पे कोई एक छोटा सा तार रह गया था उसमें, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ था, उसको तो पता ही नहीं था कि मैं पाकिस्तान से हूँ या कहाँ से हूँ। वो पासपोर्ट वो लोग नहीं देख रहे थे, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो पहले एयरलाइन वाले देखते थे, सबके साथ यही कर रहे थे वो। तो भाईजान कोई तार भी रह गया ना तो भी दोबारा डालो। इतनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उनके एयरपोर्ट पे, और इतनी आउटडेटेड लोगों की सोच है कि आप सोच भी नहीं सकते। और लिटरली गाइस, अगर ये मेरा एक्सपीरियंस ना होता
तो मैं पता नहीं इंडिया को क्या समझ रहा होता, और इंडिया जाने के लिए मैं पता नहीं क्या सोच रहा होता कि यार मैं कब जाऊंगा, अगर ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस वहाँ पे ना होता। तो इससे मुझे, इस छोटे से एक्सपीरियंस से मुझे आइडिया हुआ, थोड़ा आगे भी जब मैं गया तो फिर दोबारा भी वो जब दोबारा बोर्ड होते हैं फ्लाइट में, वो एयरपोर्ट के स्टाफ की बातों से और उनके रवैये से, उनके बिहेवियर से मुझे अंदाजा हुआ कि इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी क्या है। स्पेशली ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम्स उनके चलते हैं, किस तरह उनकी वो है, अपना मेंटेलिटी क्या है, 10 टाइम्स बेटर है पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम। हम लोग पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, कराची एयरपोर्ट में ये है और उधर ये हो रहा है और उधर ये हो रहा है। भाई मेरे अपने अभी जो मैंने अंदाजा लगाया है, कम से कम 10 टाइम्स। ठीक है, कराची एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट से छोटा है, उसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, फैसिलिटीज शायद उतनी ना होंगी जितनी वहां है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की जहाँ पे बात आती है, प्रोफेशनलिज्म की जहाँ पे बात आती है, 10 टाइम्स बेटर है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये एयरपोर्ट से ये चीज है तो आप समझो कि इंडिया के और भी जो बाहर डिपार्टमेंट्स होंगे, लोगों की जो सोच होगी, जो मेंटेलिटी होगी, उन तमाम चीजों से पाकिस्तान में लोग भी 10 टाइम्स बेटर है, थिंकिंग के हवाले से, पॉजिटिविटी के हवाले से, और प्यार मोहब्बत के हवाले से, और एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के हवाले से, और ब्यूरोक्रेसी भी 10 टाइम्स बेटर है इंडिया की मेंटेलिटी। इंडिया के लोग अभी भी उस पुराने दौर में रह रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी के दौर में, तो उनके भी वही सोच है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों की उस तरह सोच है, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल बहुत इंप्रूवमेंट आई है, इस हवाले से बहुत बेहतरी आई है। तो लिटरली गाइस, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। अब इंडियन बहुत सारे लोग आएंगे शायद कमेंट्स में, वो बोलेंगे ओ यार ये तो पाकिस्तानी बंदा, ओए होए ये जो दहशतगर्दी, आतंकवादी और ब्ला ब्ला। पाकिस्तान के लोग, बहुत सारे लोग जो है बहुत पॉजिटिव अंदाज में सोचते हैं चीज़ों को लेके, दुनिया को लेके, इंडिया को लेके, बहुत सारी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है भाईजान। इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है, वो इंतहाई थर्ड क्लास सिस्टम है, स्पेशली मुंबई एयरपोर्ट के अंदर जो मैंने देखा। और बंगालियों को बाद में ये लोग जो है ना बहुत मतलब बिहेवियर इनका बिल्कुल भी टोटली डिफरेंट था जब बोर्डिंग हो रही थी उस टाइम। तो जो सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था ना, सिक्योरिटी गुजारने ऐसा था ना जैसे लोग कहते हैं ना पुलिस रात के पुल से गुजारना होता है, इस तरह का सिक्योरिटी थी वो। मतलब स्लो थी बहुत ज्यादा, सिस्टम अनप्रोफेशनल था, लोग भी अनप्रोफेशनल थे, और ऐसा था जैसे कि किसी मेले के अंदर जो है ना लोगों की धक्कम पेल हो और वहां पे ये पुलिस वाले खड़े हो और एक लोकल लोगों से लड़ रहे हो, उस तरह की इनका सिस्टम था। आउटडेटेड गेट्स, आउटडेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, एवरीथिंग वाज हॉरिबल और एवरीथिंग was the worst at मुंबई एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट टर्मिनल की बात नहीं कर रहा, एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत था, मैं गया था वहाँ पे, लाउंज भी था, और लाउंज में भी मैं गया था। लाउंज एवरेज सही था, इतना खास नहीं था, लेकिन ओवरऑल एयरपोर्ट जो है बड़ा खूबसूरत है। लेकिन ये जो स्टाफ है और जो ब्यूरोक्रेसी है, दिस इज द वर्स्ट आई हैव एवर सीन इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज व्हाई आई विल कंसीडर मुंबई एयरपोर्ट the worst airport in my life, and I will never ever take a connecting flight through Mumbai airport. Thank you very much. आप में से किसी का अगर एक्सपीरियंस हुआ है तो वो मुझे काइंडली कमेंट में कीजिएगा। इंडिया के लोगों से कोई इशू नहीं है मुझे, मेरे बहुत सारे वहाँ से सब्सक्राइबर्स भी है और बहुत पॉजिटिव लोग भी वहाँ पे है, लेकिन ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है उनका, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल्ट मुझे नज़र आया। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं भी लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा हो, मैं भी लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा हो, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।